हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनालिटिक फंक्शन का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो इस लेक्चर में हमने आपको जैसे बता रखा है कि आपके सामने 12 क्वेश्चन आएंगे। इंट्रोडक्शन क्लास आपने देखी होगी, तो उस क्लास में हमने आपको बताया था इसमें 12 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 जैसे कि आपको पता है। तो इन 12 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, जैसे कि 10 और 11 12। तो ये 12 क्वेश्चन है, तो इन 12 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। डेफिनेशन आपको समझाएंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन, और नंबर थर्ड होगा आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन, और आपका जो फोर्थ होगा इसमें आपके फोर्थ और फिफ्थ, इसके बाद आपसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन जैसे चैप्टर का नाम है, तो इसको हम और क्या क्या कहते हैं? एनालिटिक फंक्शन को कहते हैं रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो ये तीन नाम से जाना जाता है, एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या होते हैं, इनको आप पढ़ते हैं। इफ़ एफ जेड वी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये क्या होते हैं? सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, डिफाइंड इन ए डोमेन डी, एक डोमेन डी में आपका डिफाइंड होता है। देन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक, एफ जेड आपका एनालिटिक कहलाएगा एट पॉइंट जेड बराबर 0 पर ऑफ डोमेन डी में। इफ़, यदि इट इज़ डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड नॉट बट आल्सो इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। मतलब कि क्या हुआ कि इसका जो डिफरेंशिएबल ये कहलाएगा, बल्कि जेड जीरो पे नहीं, उसके बावजूद उसके जितने भी जेड जीरो के आसपास जितने भी नेबरहुड हैं उन पे सभी पे ये डिफरेंशिएबल हो, तभी आपका एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। और यदि इसकी सेकंड डेफिनेशन देखी जाए, तो सेकंड डेफिनेशन क्या है इसकी? इफ़ एफ जेड भी ये एनालिटिक फंक्शन देन वी सेटिस्फाई, वो आपका सेटिस्फाई करना चाहिए सी आर इक्वेशन, या फिर सी आर कंडीशन कह सकते हैं इसको, या फिर कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वह फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। तो ये हो गई एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं। और इसके बाद हम आपको नोट करके आपको बता देते हैं कि कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है। तो कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है? इफ़ फंक्शन, आपको ये फंक्शन दे रखा हो एफ जेड यू एक्स कोमा वाई, यू मतलब कि एक्स और वाई का कोई फंक्शन है, और कोमा बी कोमा प्लस आई बी आपका क्या है? कोई भी एक्स कोमा वाई का फंक्शन है। इस डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, आपका कोई भी ये आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है जेड पे, मतलब कि जेड बराबर 0 पे किसी भी पॉइंट पर आपका ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। द पार्शियल डेरिवेटिव, इसका पार्शियली डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यू एक्स बराबर डेल यू ओवर डेल एक्स, यू बी बराबर डेल यू ओवर डेल वाई, बी एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल एक्स, और बी वाई बराबर आपका हो जाएगा डेल वी ओवर डेल वाई। तो जैसे कि आपके सामने ये है, तो ये आपका शुड एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन, आपको ये आपके एग्जिस्ट करना चाहिए, इनकी मान आपको आपके जीरो मतलब कि इनफाइनाइट नहीं आने चाहिए, आपके एग्जिस्ट होने चाहिए, और साथ में सेटिस्फाई इक्वेशन करना चाहिए। कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए? यू एक्स बराबर बी वाई और यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स। तो मतलब कि क्या हुआ कि इसका यू एक्स का मान क्या है? डेल यू ओवर डेल एक्स है, और क्या कहते हैं बी वाई का मान आपका कितना है? जैसे कि आप देख सकते हो डेल वी ओवर डेल वाई है। ये आपका सेटिस्फाई होनी चाहिए दो इक्वेशन, तब आपका कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाता है, मतलब सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही आपका एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। लेकिन एक शर्त पर ये एनालिटिक फंक्शन कहलाता है, जब ये डिफरेंशिएबल होता है प्रत्येक पॉइंट पे। क्या होता है? एनी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट पे ये आपका फंक्शन क्या होता है? मतलब कि डिफरेंशिएबल होता है, तभी आपका जो फंक्शन होता है वो आपका एनालिटिक फंक्शन या फिर रेगुलर फंक्शन या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन कहलाता है। तो ये हो गई थ्योरी। इसके जब आपको एग्जांपल समझाएंगे तब आपको अच्छी तरीके क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट कि ये क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपका जो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कोची रीमान इक्वेशन, मतलब कि इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन में 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में इसका सी आर इक्वेशन कैसे निकालते हैं और पोलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले आपको पता है लेट डब्ल्यू बराबर एफ जेड आपका क्या होता है? यू प्लस आई बी, और आपका जेड क्या होता है? जेड बराबर आपका होता है एक्स प्लस आई वाई। ये आपकी 2 इक्वेशन होगी, नंबर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करना है कि आपको अलोंग एक्स एक्सिस के आपको अकॉर्डिंग निकालना है, तब आपका क्या होता है? डी जेड बराबर डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी वाई उस पर 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है? डी एक्स मतलब कि एक्स एक्सिस पे आपका क्या होता है? बाई का मान आपका क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे डी जेड बराबर डी वाई हो जाए डी एक्स हो जाएगा, बिकॉज इमेजरिंग पार्ट 0, क्योंकि यहाँ पे इमेजरिंग पार्ट आपका क्या है? 0 है, मतलब कि x ओनली है यहाँ पे, और बाई का मान यहाँ पर क्या है? 0 है। तो जिससे आपका क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू ओवर डी जेड, ये आपको इसको लिख सकते हैं लिमिट
डेल जेड टेंड टू जीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, जैसे कि आपने देख लिया होगा। इस चीज़ को आप समझिए, जैसे कि आपको किसी भी डिफरेंशिएबल को आपको पार्शियली डिफरेंशिएबल में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको लिमिट लगा लेनी होती है। ये चीज़ आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड हो गया, उसको आपको डेल एक्स में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे डेल एक्स आपको लिख देंगे, क्योंकि डी जेड बराबर डी एक्स आपका दे रखा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और आपको पता है कि यहाँ पे इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दे रखी है डेल एक्स टेंड टू जीरो, तो ये आपको सीधी आपकी वैल्यू आ जाएगी। और आपको डब्ल्यू जो दे रखा है वो आपका दे रखा है यू प्लस आई वी, तो ये चीज़ आपने लिख ली है। तो आप जैसे ही इसको ऑपरेट करेंगे तो आपका हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मेन कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से स्टार्ट था कि डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड बराबर आपका होता है लिमिट जेड टेंड टू जीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था एलोंग एक्स एक्सिस। इसी प्रकार आप एलोंग वाई एक्सिस करोगे तो वाई एक्सिस में आपका क्या हो जाएगा डी जेड बराबर डी वाई, बिकॉज रियल पार्ट इज जीरो, क्योंकि इसमें रियल पार्ट आपका क्या है जीरो है। ये चीज़ आपने समझ ली होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसलिए डी डब्ल्यू ओवर डी जेड बराबर आपका हो जाए लिमिट डेल जेड टेंड टू जीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड। ये चीज़ आपने समझ ली होगी, अभी आपने पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे आपने लिखा था। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड को आपको वाई में कन्वर्ट करना है तो आपने वाई में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डी जेड बराबर डी वाई है। और इसी प्रकार जो आपका अपोन में आई है, तो जब ये आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का आई, वो भी आपका ऊपर की तरफ माइनस का आई हो जाएगा, और डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई आपका आ जाएगा। ये चीज़ आपने समझ ली है। तो इसके बाद आपका क्या होगा कि आपने डब्ल्यू की वैल्यू आपको पुट करनी है यू प्लस आई वी। यू प्लस आई वी जैसे ही आप पुट करोगे, इसको ऑपरेट करोगे तो डेल यू ओवर डेल वाई हो जाएगा और डेल वी ओवर डेल वाई हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझ ली। इसके बाद आपका क्या होगा, माइनस आई का इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आप दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा माइनस आई का, तो आपका हो जाएगा माइनस का आई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल वाई, क्योंकि आई और माइनस आई का गुणा होगा माइनस का आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान आपका होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। ये चीज़ आपने अच्छी तरह समझ ली। अब इसको हमने पहले लिख लिया और इसको हमने बाद में लिख लिया, जैसे कि आप देख सकते हो डेल वी ओवर डेल वाई माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई। तो आपने इक्वेशन 3 देखी और आपने इक्वेशन 4 देखी। अब इन दोनों में आपका क्या है कि डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड है और यहाँ पे भी डेल मतलब डी डब्ल्यू ओवर डी जेड है। तो इन दोनों को आप कंपेयरिंग कर सकते हो या फिर इन दोनों को इक्वल कर सकते हो आपस में। तो ये आपस में इक्वल होके आ जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, ये बराबर आपका आ जाएगा डेल वी ओवर डेल वाई माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से समझ ली। इसके बाद आप क्या करोगे, कंपेयरिंग रियल पार्ट और इमेजिनिंग पार्ट। क्या करोगे, रियल पार्ट को कंपेयरिंग करोगे और इमेजिनिंग पार्ट को आप कंपेयर करोगे। जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो आपके सामने आ जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स आपके किसके बराबर आ जाएगा, डेल वी ओवर डेल वाई। इसको आप लिख सकते हो यू एक्स बराबर वी वाई, क्योंकि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में समझा था। और आप देख सकते हो इमेजिनिंग पार्ट को जैसे इक्वल करोगे तो आपका आ जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर माइनस का डेल यू ओवर डेल वाई। तो ये आपका हो जाएगा बी एक्स बराबर माइनस का यू वाई। तो यही आपकी क्या है, यही आपकी सी आर इक्वेशन, मतलब कि यही आपकी कार्टेशियन फॉर्म आपकी इक्वेशन कहलाती है। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को मतलब कि इसको प्रूव करते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म कैसे हम फाइंड करते हैं कोची रीमान इक्वेशन की। अब जानते हैं पोलर फॉर्म कैसे हम फाइंड करेंगे कोची रीमान इक्वेशन की। तो आइए जानते हैं कि कोची रीमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हो पोलर फॉर्म के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, ओनली सिंपल सी बात आपको पता भी है कि पोलर फॉर्म में x बराबर आपको क्या रखना होता है आर कोस थीटा, और y बराबर आपको रखना होता है आर साइन थीटा। ये चीज़ आप पहले स्टार्टिंग से पढ़ते आ चुके हो, तो जैसे कि आप ये सब आप जानते ही थे। तो इसके बाद आप क्या करोगे, आप इक्वेशन नंबर 3 बनाओगे। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा आर स्क्वायर, जैसे कि आप जानते हो। जैसे ही आप इनको स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपका 1 हो जाएगा, और साथ में आर स्क्वायर कॉमन लेके आपका यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा। इस हिसाब से आपको इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ये चीज़ आपको सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार हम निकालते हैं टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, मतलब कि हमने वाई अपॉन एक्स कर दिया, मतलब कि 2 में 1 का डिवाइड कर दिया, जिससे आपको एक टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स आ गई। यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, थीटा की वैल्यू आपकी आ गई है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमको क्या करना है, ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट बात है।
आपको इक्वेशन 3, जो आपकी इक्वेशन 3 आपने फाइंड की है, इसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो इन दोनों को आप जैसे ही आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे तब आपका क्या आएगा, जैसे 2x, मतलब कि जब आप x के सापेक्ष करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, आप जैसे देख सकते हो, ये इसको करेंगे तो 2r dr ओवर dx हो जाएगा, और साथ में आप देख सकते हो कि y का तो आपका 0 हो जाएगा और आपका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x, और दोनों तरफ से आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका बचेगा क्या, डेल आर ओवर डेल एक्स, और आर का हमने इधर डिवाइड कर दिया तो आपका हो गया एक्स अपॉन आर। आर आपको एक्स की वैल्यू आपको पता है स्टार्टिंग में क्या होती है, आर कोस थीटा, तो आपने आर कोस थीटा लिख दी और आर से आर आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा क्या, कोस थीटा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसको बाई के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, तो आपका हो जाएगा 2r dr ओवर डेल आर ओवर डेल वाई बराबर आपका हो जाएगा x का मान आपका 0 हो जाएगा और y का मान आपका हो जाएगा 2y। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से समझ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका डेल आर ओवर डेल वाई का मान आपका हो जाएगा बाई अपॉन आर, जैसे कि आप देख सकते हो आर का इधर डिवाइड लग जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, बाई का मान रखना है आर साइन थीटा अपॉन आर, आर से आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, साइन थीटा। ये बात आपने समझ ली। हम इक्वेशन 4 का क्या रहेंगे, डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के सापेक्ष इसका क्या रहेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो आपको जैसे पता है डेल थीटा और डेल एक्स आप निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे आपको पता है कि tan इनवर्स एक्स का आपका वो आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस ए स्क्वायर, जैसे कि आपको पता होगा। फिर इसका फर्दर कर देंगे माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको वाई का मान पुट कर देना है आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपका होता है आर स्क्वायर, जो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर इक्वेशन 3 में आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि अब आपको आर से आर स्क्वायर आप एक पावर आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, आपकी बचेगी क्या, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इसके बाद आपको क्या करना है, डेल थीटा ओवर डेल वाई निकालना है। इसी प्रकार आप करोगे डिफरेंशिएशन तो आपका आ जाएगा कोस थीटा अपॉन आर। अब आपको मेन काम करना है जो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है, डेल यू ओवर डेल वाई निकालना है, डेल वी ओवर डेल एक्स निकालना है और डेल वी ओवर डेल वाई निकालना है। ये बात आपको समझनी है अच्छी तरीके से। तो ये बात को आपको कैसे समझना है, यहाँ पे आपको डेल यू ओवर डेल आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, मतलब कि आपको क्या करना है, आर और थीटा के सापेक्ष आपको सबको आपको एक्सपेंड करना है, जैसे कि आपको अच्छी तरीके से आता होगा। इसको आप समझिएगा, डेल यू ओवर डेल आर करो और साथ में डेल आर ओवर डेल एक्स करो, जिससे आपका डेल यू ओवर डेल एक्स आ जाए। यदि डेल आर से डेल आर आप कैंसिल आउट कर दोगे तो अब भी आपका डेल यू ओवर डेल एक्स आपको फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार डेल थीटा ओवर डेल थीटा आपका कैंसिल होने के बाद डेल यू ओवर डेल एक्स आपका फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार हम डेल यू ओवर डेल एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, आर और थीटा के मतलब कि टर्म में। इसके बाद आपको क्या करना है, डेल यू ओवर डेल वाई को इसी प्रकार करना है, डेल आर ओवर डेल आर और डेल थीटा ओवर डेल थीटा। तो इसी हिसाब से आपको सभी क्वेश्चन को आपको करना है, डेल वी ओवर डेल एक्स को और डेल वी ओवर डेल वाई को। इसके बाद आपको क्या करना है कि डेल आर ओवर डेल एक्स आप निकाल चुके हो और डेल थीटा ओवर डेल एक्स आप निकाल चुके हो, उसकी वैल्यू आपको फाइंड यहाँ पर आपको पुट कर देनी है जो आपने यहाँ पर आपने फाइंड करी है। जैसे कि आप देख सकते हो, डेल आर ओवर डेल एक्स की आपने वैल्यू नहीं यहाँ पर आपने फाइंड करी है और यहाँ पे डेल थीटा ओवर डेल एक्स की आपने वैल्यू फाइंड करी है। तो आप जैसे यहाँ पर आपको ये पुट करना है। इसके बाद आपको इक्वेशन 9, इक्वेशन 10, इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 आपको मिल जाएंगी। आप चाहो तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और आपको पीडीएफ भी आपको अपलोड करवा दी जाएगी और आपके सामने कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ आपने समझ ली, ये अच्छी तरीके से 9, 10, 11, 12 आपके सामने इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इक्वेशन 9 जो भी आपको सी आर इक्वेशन आप पढ़ चुके हो कार्टेशियन फॉर्म में, तो आपको डेल यू ओवर डेल एक्स को डेल वी ओवर डेल वाई के बराबर करना है और डेल यू ओवर डेल वाई को डेल वी ओवर डेल एक्स के बराबर आपको करना है, वो भी माइनस साइन के साथ। तो ये चीज़ आपको सी आर इक्वेशन में आप कार्टेशियन फॉर्म में आप पहले ही पढ़ चुके हो। आपको ये सब वैल्यू 9, 10 और 11 और 12 जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, 9, 10, 11 और 12। तो इन इक्वेशन में आपको डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है, जो कि आपके सामने इतनी डिटेल में है। तो इस चीज़ को आपको फाइंड है, तो इसको जैसे ही आप पुट करोगे, जैसे कि आपने इस वाले इक्वेशन में पुट किया, कौन से इक्वेशन में पुट किया, डेल यू ओवर डेल एक्स का वैल्यू आपने पुट करी और डेल वी ओवर डेल वाई की आपने वैल्यू पुट करी। इसके बाद आपने कंपेयरिंग करी साइन थीटा और कोस थीटा के कोफिशिएंट की। तो साइन थीटा और कोस थीटा की जैसे ही आप कोफिशिएंट को आप जैसे ही आप इक्वल करोगे तो आप देख सकते हो कोस थीटा का, या फिर आप पहले देख सकते हो साइन थीटा का आपका क्या है, डेल यू ओवर डेल थीटा।
तो यहाँ पे डेल यू ओवर डेल आर है, कोस थीटा का पहले कोस थीटा का लिखा गया है, तो डेल यू ओवर डेल आर बराबर, जैसे कि इधर देख सकते हो, इधर आपका क्या है डेल वी ओवर डेल थीटा और 1/r, जैसे कि आपके सामने है इक्वेशन नंबर 13 में। इसी प्रकार आपको इक्वेशन नंबर 14 मिल जाएगा, जब आप साइन थीटा की आप कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो वो आपका मिल जाएगा -1/r आपके सामने है, माइनस का 1/r, डेल यू ओवर डेल थीटा है जैसे कि आपके सामने है, और साथ में यहाँ पे आपको दे रखा है डेल वी ओवर डेल आर, ये इक्वेशन नंबर 14। तो आप देख सकते हो जो ये आपके सामने इक्वेशन 13 और 14 आएंगे, ये आपकी पोलर इक्वेशन कहलाती है, सीआर इक्वेशन की ये आपकी पोलर फॉर्म में आपकी इक्वेशन होती हैं। तो ये होता है कि पोलर फॉर्म का कार्टेशियन फॉर्म क्या है, कोची-रीमान इक्वेशन का। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर एनालिटिक। ये आपको देखना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है, ये चीज़ आपको देखनी है अच्छी तरीके से कि ये एनालिटिक है या नहीं है। तो आपको फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है एफ जेड बराबर जेड की पावर जेड बार, इसको जेड बार कहते हैं, और एफ जेड बार का मान होता है एक्स प्लस आई वी की पावर बार। तो इसको आप जैसे लिखते हो एक्स माइनस आई वी, क्योंकि जो भी बार होता है उसमें आई की जगह आपका जो कोफिशिएंट होता है वो माइनस का आई हो जाता है, बस इतना ही इसमें अंतर होता है। इसको आप यू प्लस आई वी को आप मतलब कि लेट कर लोगे इसके बराबर, तो आपका यू बराबर आपका क्या हो जाएगा एक्स होगा जैसे कि आप देख सकते हो, और बी बराबर आपका क्या होगा माइनस का वाई, मतलब कि इनका क्या हुआ रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने मतलब कंपेयरिंग कर ली, ये आपने लेट किया यू प्लस आई बी को, समझ में आ गया, क्योंकि एफ जेड बराबर आपका होता है यू प्लस आई बी। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप निकालोगे डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई। जैसे कि आप इसका मतलब कि एक्स के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका 1 आएगा, और वाई के सापेक्ष करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, और डेल वी ओवर डेल वाई डेल एक्स निकालोगे तब आपका 0 आ जाएगा, और डेल वी ओवर डेल वाई निकालोगे तब आपका आ जाएगा -1। तो आप देख सकते हो जो आपकी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन होती है डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कितना है -1। तो आप लिख सकते हो हैंस सी आर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई, ये आपकी सी आर इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई है, इसलिए एफ जेड बराबर जेड बार इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, ये आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये चीज़ क्या है मेन कॉन्सेप्ट, जो भी आपकी सी आर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करता है वो आपका एनालिटिक होगा, और जो नहीं करता है वो आपका एनालिटिक नहीं होगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए वो आपका डिफ्रेंसिएशन भी आपका होना चाहिए प्रत्येक पॉइंट पर, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 करोगे उसमें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले 4th का सेकंड पार्ट और देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है। तो सेकंड पार्ट आपका दे रखा है क्या, एफ जेड बराबर ई की पावर जेड बराबर ई की पावर एक्स प्लस आई वाई, इसको आप लिख लोगे, जेड का मान है आपका एक्स प्लस आई वाई, और इसको आप लिख सकते हो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आई वाई, और ई की पावर आई वाई को आपको यूलर्स थ्योरम से आप इसको खोल दोगे कोस वाई प्लस आई साइन वाई, और ई की पावर एक्स का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आई ई की पावर एक्स साइन वाई। तो जैसे कि आपके सामने ये है, इसको आप क्या लिख दोगे यू प्लस आई वाई के इक्वल। इसको लेट करने के बाद आप देख सकते हो रियल पार्ट आपका क्या है ई की पावर एक्स कोस वाई, जिसको आप यू के बराबर कर दोगे, और बी बराबर आपको दे रखा है ई की पावर एक्स साइन वाई, जैसे कि आपने देख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, और एक्स और वाई के टर्म में, जैसे कि डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है, डेल यू ओवर डेल वाई निकालना है, और डेल बी ओवर डेल एक्स निकालना है, और डेल बी ओवर डेल वाई आपको निकालना है। तो ये चीज़ तो आपको अच्छी तरीके से आती है, आप जैसे इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे, क्योंकि आप जानते हो एक्स के करोगे तब आपका वाई ये आपका कोश्चेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, और जब आप वाई के सापेक्ष करोगे तो आपका हो जाएगा कोस वाई का माइनस का साइन वाई, और ई की पावर एक्स आपका कोस्टेंट हो जाता है। ये चीज़ आपको पहले से पता है। आपको जैसे इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे इसके बाद आप देखोगे डेल यू ओवर डेल एक्स डेल बी ओवर डेल वाई के बराबर है, जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है, वो भी माइनस साइन के साथ। तो इसलिए आप कह सकते हो हैंस सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाई। तो आपकी सी आर इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई है। इसलिए एफ जेड बराबर ई की पावर जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है, क्योंकि ये भी आपका डिफरेंशिएशन हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये डिफरेंशिएबल भी आपका ये फंक्शन है। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी। इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4th का थर्ड पार्ट है आपका क्या है, एफ जेड बराबर कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस आई साइन एक्स इंटू
कोस वाई। इसको आप सॉल्यूशन में आप जैसे लिखोगे, इसको आप करोगे इक्वल u प्लस आई वाई के बराबर, तो u बराबर आपका हो जाएगा कोस एक्स इंटू साइन वाई, और b बराबर आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस वाई। तो इसका आप क्या करोगे, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करोगे, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल बी ओवर डेल एक्स, डेल बी ओवर डेल वाई। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो वैसे ही आपके सामने आ जाएगा, जो भी आपके सामने वैल्यू आ जाएंगी आप डिफ्रेंसिएशन करके देख सकते हो। इसके बाद आपका क्या होगा, इसमें आप देखोगे डेल यू ओवर डेल एक्स डेल बी ओवर डेल वाई के तो बराबर है, ये इसके तो बराबर है, लेकिन डेल बी ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो डेल यू ओवर डेल वाई आप यहाँ पे देख सकते हो, डेल यू ओवर डेल एक्स डेल बी ओवर डेल एक्स आप देख सकते हो, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये देख सकते हो, ये देखो इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है, और ये दोनों आपस में सेम टू सेम है, लेकिन इनके बीच में आपको पता है कि जो सी आर इक्वेशन होती है डेल वी ओवर डेल एक्स वो आपकी माइनस के इक्वल होती है, किसकी होती है, माइनस के इक्वल होती है डेल यू ओवर डेल वाई के। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। तो आप देख सकते हो क्या कि इसलिए वन ऑफ द सी आर कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाई, मतलब कि दो कंडीशनें होती हैं सी आर इक्वेशन की, एक तो ये होती है और एक ये होती है, इसमें माइनस साइन लगा होता है, लेकिन इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तब भी आपका जो फंक्शन एफ जेड होगा वो भी आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ये है फोर्थ का थर्ड पार्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एनालिटिक फंक्शन में सी आर इक्वेशन का क्या रोल है और कैसे इसको सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से समझ ली है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, ये इससे आपको हर डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, जो चीज़ आपको डाउट है। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द इक्वेशन द फंक्शन u प्लस आई वाई बराबर एफ जेड। आपको दे रखा है वेयर, आपको दे रखा है एफ जेड, आपको दे रखा है एक्स क्यू वन प्लस आई माइनस वाई क्यू वन माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसमें जेड आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, एफ जेड बराबर जीरो है, इज कॉन्टीन्यूस एंड द सी आर कंडीशन आर सेटिस्फाई एट ओरिजिन, मतलब कि जो ओरिजिन पे जेड बराबर जीरो पे आपका ये सी आर कंडीशन सेटिस्फाई है, यट एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। आपका जो एफ डैश जीरो आप निकालोगे वो आपका क्या है, एग्जिस्ट नहीं है। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। तो आपको सिद्ध करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा क्या, आपको एफ जेड आपको दे रखा है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जिसको यू प्लस आई वी आई के फॉर्म में आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, एक्स क्यू को अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनिंग पार्ट को आपको अलग करना है। तो आपने अलग कर लिया है, तो अलग करने से आपको यू और बी का मान आपको फाइंड हो जाएगा। रियल और इमेजिनिंग पार्ट को आप मतलब कि आप कंपेयरिंग कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है सिंस यू एंड वी आर एल्जेब्रिक फंक्शन, ये आपके क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, देयर फॉर यू एंड वी आर कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर एट ऑरिजिन, मतलब कि जीरो पे ये आपका क्या है, आपका एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। अतः हैंस एफ जेड इज कॉन्टीन्यूस एट ऑरिजिन, मतलब कि कॉन्टीन्यूस होगा आपका ऑरिजिन पे आपका एफ जेड। तो ये आपकी पहली बात आपकी प्रूफ हो गई है। ये चीज़ आपको पता है, एल्जेब्रिक जब भी फंक्शन होते हैं वो आपकी कॉन्टीन्यूस होते हैं, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, 12th क्लास में भी आपने देखा होगा। अब हम निकालेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स। तो डेल यू ओवर डेल एक्स आपको पता होगा, आप डायरेक्ट आप लगाते होगे, जब आप u दे रखा होता है तो आप सीधा इसका पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करते होगे x के रिस्पेक्ट में। लेकिन नहीं, अब आपको क्या दे रखा है, आपको किसी पॉइंट पे निकालना है, मतलब कि जीरो, मतलब कि ऑरिजिन्स पे आपको निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं तब आपको लेनी पड़ती है लिमिट। तो लिमिट से आपको इसको सोल्व करना होगा। तो लिमिट से आप कैसे सोल्व करोगे, तो लिमिट आपका क्या होता है, इसका फार्मूला है, इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यू एक्स कोमा जीरो माइनस वाई जीरो कोमा जीरो अपॉन एक्स। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल यू ओवर डेल वाई। तो डेल यू ओवर डेल वाई आपका क्या हो जाएगा, लिमिट वाई टेंड टू जीरो यू जीरो कोमा वाई माइनस यू जीरो कोमा जीरो अपॉन वाई। आप देख सकते हो जब यहाँ पे x था तब आपका x कोमा जीरो हुआ, यहाँ पे था जब y तो y जीरो कोमा वाई हुआ। इसी प्रकार जब आप b लोगे तो b x कोमा जीरो हो जाएगा और अपॉन में और x हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप y लोगे तो आपका हो जाएगा b जीरो कोमा वाई। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से नोट कर ली होगी। तो आपको ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू एक्स कोमा जीरो, मतलब कि x जो है वो आपका u जो है वो आपका x और y दोनों का आपका ये फंक्शन है। जब आप x की जगह आपको x रखना है और y की जगह आपको क्या रखना है, जीरो। जैसे ही इसमें आप पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस जीरो। तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका एक्स क्यू और अपॉन में आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और अपॉन का एक्स का अपॉन का एक्स। आपका होगा सर यू जीरो कोमा जीरो क्या हुआ, तो यू जीरो कोमा जीरो का मान आपका होता है जीरो, क्योंकि जब आप यहाँ पे जीरो रखोगे तो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, क्या बनेगी, जीरो अपॉन जीरो। तब इसको आप लिमिट की सहायता से इसको सॉल्व करोगे, यू एक्स टेंड टू जीरो लेके और बाई टेंड टू जीरो लेके।
जब इसको सॉल्व करोगे तब आपका मान आपका जीरो आपका फाइंड हो जाएगा। ये चीज़ आप अंडरस्टूड है जो आप खुद कर सकते हो। तो ये बात आपने समझ ली होगी। इसके बाद आप क्या करोगे, डेल यू ओवर डेल वाई निकालोगे। जब आप यू की जगह एक्स का मान जीरो रखोगे, वाई का मान क्या रखोगे, वाई रखोगे, तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा माइनस का बाई क्यू अपॉन बाई स्क्वायर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बचा माइनस का बाई क्यू अपॉन बाई स्क्वायर, और आपका बाई आपको अपॉन में है तो आपने बाई यहाँ पे रख दिया, जिससे आपका मिली वैल्यू आपको -1। तो आपका क्या होगा, इसके बाद आपका डेल बी ओवर डेल एक्स है, तो इसकी वैल्यू आप जैसे ही आप यहाँ पे निकालोगे तो इसमें आप बी की जगह एक्स को जीरो रखोगे, तब आपकी वैल्यू आपकी आएगी 1। इसी प्रकार आपका डेल बी ओवर डेल वाई निकालोगे तब आपकी वैल्यू आएगी 1। तो जिससे आप देख सकते हो इट्स क्लियर। तो आपका क्लियर है कि डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल बी ओवर डेल वाई आपस में बराबर हैं, ये दोनों आप देख सकते हो। तो ये दोनों आपस में इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई है, 1। तो ये दोनों की वैल्यू 1 आई है, तो इसलिए इक्वल हैं। और साथ में आपकी डेल बी ओवर डेल एक्स आपने निकाला है और डेल यू ओवर डेल वाई आपने निकाला है, तो ये वैल्यू में आपस में निगेटिव का अंतर है, इसलिए आपस में बीच में माइनस लगाए। तो आप इसमें क्लियर कह सकते हो, हैंस द CR कंडीशन इज सेटिस्फाई एट एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो पर आपकी ये क्लियर आ गई है कि आपकी सेटिस्फाई हो गई है CR इक्वेशन। मतलब क्या हुआ है कि क्वेश्चन में अभी तक आपने क्या किया है, CR कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी है और साथ में इस फंक्शन को कॉन्टीन्यूस आपने दिखा दिया है। अब आपका क्या काम है, आपको ये दिखाना है कि f' डज नॉट एग्जिस्ट है। अब इस काम को और करते हैं, वो आपका नेक्स्ट है। तो आप इसको करोगे क्या, तो आपको अब निकालोगे f' आप कैसे निकालोगे, लिमिट z टेंड टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z। तो आप जैसे डिफ्रेंसिएशन की आप डेफिनेशन से आप ये फार्मूला आपको पता होगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको fz जो दे रखा होगा उसको आपको पुट करना है, आपने पुट किया, और f0 का मान आपका 0 होगा, और जो आपका अपॉन में z है तो आपका z की वैल्यू आपने रख दी x प्लस आई वाई। तो ये बात आप पहले से जानते होंगे। तो x प्लस आई वाई को आपने ऊपर नीचे आप इसका माइनस कर दिया, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस आई वाई करके। तो आपने जैसे इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या हो गया, ऊपर आपका x माइनस वाई हो गया, नीचे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी है और ये आपका वर्गांतर बन के होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि -1 जो होता है वो आपके आई स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बात आपको पहले से पता है। तो इसलिए आपने नीचे हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ऊपर आपका जो सेम टू सेम लिखा है उसको हमने लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पहले निकालेंगे एट अलोंग द लाइन बाई बराबर एक्स। तो हम बाई बराबर एक्स के लिए इसको चेक करते हैं f'0 का मान। तो f'0 का मान आपने बाई की जगह एक्स रख दिया सब जगह, और आपने क्या रखा, जेड की जगह भी आपने एक्स कर दिया, x टेंड टू 0। तो आपने जैसे ही आपने सब जगह एक्स रखा तो आपके सामने निकल के आ जाएगा i प्लस 1 अपॉन 2। जैसे कि आप जानते हो, सॉल्व करके आप देख सकते हो। तो जैसे ही आपने देखा कि f'0 का मान आपका कितना आया है, i प्लस 1 अपॉन 2। तो जैसे कि आपको पता है कि आप f'0 आप एक तरीके से और निकाल सकते हो, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू 0,0, मतलब 0/0 पे आप निकाल सकते हो। क्योंकि आपको पता है जो f(z) होता है वो आपका किसका फंक्शन होता है, वो आपका होता है u प्लस आई वाई का। तो आपने इसको क्या किया, आपने इसको डिफ्रेंसिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका आ जाएगा f' डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल बी ओवर डेल एक्स। ये बात आपने समझ ली। लेकिन आपको 0 पे चाहिए तो आपने z की जगह आपने 0 रख दिया, और यहाँ पे x और y का मान आपको क्या रखना पड़ेगा, 0,0। आप डेल यू ओवर डेल एक्स का मान आप पहले ही से आप निकाल चुके हो, जैसे कि आप पहले देख चुके हो। और इसी प्रकार आपने डेल बी ओवर डेल एक्स का मान भी आप पहले निकाल चुके हो, जैसे कि आपने पहले देखा था। तो आपने पहले मान निकाला तब आपने क्या देखा था, डेल यू ओवर डेल एक्स का मान आपका कितना आया था, 1 आया था, और डेल यू ओवर डेल वाई का मान आपका कितना आया था, -1। तो जैसे ये आपने पुट कर दिया, सॉरी डेल वी ओवर डेल एक्स निकालना, तो डेल वी ओवर डेल एक्स आपका कहाँ है, ये है, इसका मान भी आपका 1 है, इसका मान भी आपका क्या है, 1 है। इन दोनों का मान आपने जैसे ही पुट किया तो आपका आ जाएगा 1 प्लस आई। तो आप देख सकते हो f'0 का मान कितना है, 1 प्लस आई, और आपने f'0 का मान निकाला है कितने पे, बाई बराबर एक्स अलोंग द लाइन पे। तो आपने देखा इन दोनों पे डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो मतलब कि आपको पता है डिफ्रेंसिएशन हमेशा यूनिक होता है। क्या होता है आपका, यूनिक होता है। इसलिए आप क्या लिखोगे, हैंस f'0 इज़ नॉट यूनिक, अर्थात f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका क्या है, एग्जिस्ट नहीं है। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, सो द फंक्शन f(z) इज़ नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन वैन, जब आपका क्या है, द CR इक्वेशन जो आपकी कंडीशन आपने निकाली थी वो आपकी सेटिस्फाई है। तो आपने अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ी थी एनालिटिक की, उसमें आपका क्या लिखा था
कि आपका जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और साथ में CR कंडीशन वो आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए। यदि इसमें से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है तो फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। तो आपने इस क्वेश्चन से आपने सीखा होगा कि क्या आपकी डेफिनेशन थी, जिससे आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया होगा। इसके बाद हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्या कहता है कि सो दैट द फंक्शन एफ जेड बराबर अंडर रूट मोड में आपका दे रखा है एक्स इंटू वाई इज नॉट एनालिटिक। ये आपका क्या है, एनालिटिक नहीं है एट ओरिजिन पे। आल दो द CR कंडीशन इज सेटिस्फाई एट ओरिजिन। CR कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन तब भी ये आपका क्या नहीं है, एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको दे रखा है एफ जेड बराबर अंडर रूट मोड एक्स इंटू वाई बराबर यू प्लस आई वाई। तो ये चीज़ आपको दे रखा है। यू का मान आपका निकल आएगा अंडर रूट एक्स इंटू वाई, क्योंकि इसमें आई इमेजरिंग पार्ट नहीं है, तो इमेजरिंग पार्ट आपका हो जाएगा 0। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ओरिजिन पे आपको निकालना है। तो आपको अभी फार्मूला पहले ही बता चुके हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स आपका क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 यू एक्स कोमा 0 माइनस यू 0 कोमा 0 अपॉन एक्स। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यू एक्स कोमा 0। तो जैसे ही बाई का मान 0 रखोगे तो आपका मान 0 आ जाएगा, और यू कोमा 0 का मान भी आपका 0 आ जाएगा। अपॉन में एक्स है तो अपॉन में एक्स, जिसका डिवाइड लगने से आपका 0 आएगा। इसी प्रकार आप निकालोगे डेल यू ओवर डेल वाई, डेल बी ओवर डेल एक्स और डेल बी ओवर डेल वाई। इन सभी के मान आपके क्या आएंगे, 0 आएंगे, जिससे आपका क्या हो जाए क्लियर। अतः डेल यू ओवर डेल एक्स आपका किसके बराबर आ जाएगा, डेल बी ओवर डेल वाई के, और डेल बी ओवर डेल एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का डेल यू ओवर डेल वाई, क्योंकि 0 के आगे यदि माइनस चिन्ह लगा देते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इससे आप कह दोगे सो इट सेटिस्फाई CR इक्वेशन। ये आपका CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन एनालिटिक होगा, ये आपको पता है। लेकिन आपको एक और चीज़ पता है, ये यदि डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो ये आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। तो आपको क्या करोगे, आप निकालोगे एफ डैश 0, तो निकालोगे लिमिट जेड टेंड टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, जैसे कि आपको इसकी डेफिनेशन आपको पता है। इसके बाद आप क्या करोगे, लिमिट जेड टेंड टू 0 लिखोगे, और एफ जेड का मान रखोगे अंडर रूट में एक्स इंटू वाई, माइनस का एफ 0 का मान 0 हो जाएगा, अपॉन में एक्स प्लस आई वाई। तो आपको पता है कि जब ये 2 वेरिएबल आपके फंक्शन होते हैं, ये आपने मतलब कि रियल एनालिसिस में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, इनको लिमिट को कैसे सोल्व किया जाता है। तो आप करोगे कैसे, आपको करोगे एट अलोंग द लाइन बाई बराबर एम एक्स। आपने रियल एनालिसिस में इसको अच्छी तरीके से पढ़ा है, जिसमें आपको लिमिट 2 वेरिएबल पर कैसे यूज करी जाती है। तो आप किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग लोगे, इसमें एक लाइन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है बाई बराबर एम एक्स, मतलब कि एक ये लाइनों को इसको समूह को लिया है कि एम की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3, मतलब कि आप इंटीजर्स में से आप या फिर कुछ भी ले सकते हो। तो आपने इसको वैल्यू को जैसे यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अंडर रूट में एक्स इंटू एम एक्स हो जाएगा, और अपॉन में एक्स प्लस आई एम एक्स हो जाएगा। तो इसको आप जैसे पुट करोगे तो आपका हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस आई एम। तो एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आप देख सकते हो इसका मान आ गया एम अपॉन 1 प्लस आई एम। तो आप लिख सकते हो क्या, सो एफ डैश 0 डिपेंड्स ऑन एम। यदि ये एम पे डिपेंड है तो इसका मतलब क्या है, इसका मान क्या है, नहीं है, यूनिक नहीं है मान, इसका मान क्या नहीं है, यूनिक नहीं है, अर्थात एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। आपका एफ डैश 0 है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए आप क्या लिखोगे, अतः एफ डैश इज नॉट एनालिटिक एट जेड बराबर 0 ऑल्दो द CR इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट जेड बराबर 0 पे। ये बात से आपको क्लियर हो गई होगी उसकी डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन की। 7 आपके सामने है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, एग्जामिन द नेचर ऑफ फंक्शन, मतलब कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसका मतलब कि नेचर बताना है। इज ए रीजन इंक्लूडिंग द ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन भी उसके अंदर इंक्लूडिंग है, मतलब कि आपको ये फंक्शन बताना है कि ये फंक्शन आपका एनालिटिक है या नहीं है, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से बतानी है। तो इन फंक्शन को कैसे बताया जाएगा, तो आपको सबसे पहले फंक्शन आपको दे रखा होगा, इसके बाद आप चेक कर लीजिएगा कि यदि डिफरेंशिएबल है तो ये एनालिटिक होगा, यदि डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये एनालिटिक नहीं होगा। तो इसलिए हम 0 पे मतलब कि चेक करते हैं ये एनालिटिक है या नहीं है। तो आपको पता है एफ डैश 0 का ये वैल्यू क्या होती है, एफ डैश 0 बराबर आपका होता है लिमिट जेड टेंड टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड। तो आपको पता है एफ जेड आपको दे रखा है, तो एफ जेड आपने पुट कर दिया यहाँ पर। इसके बाद आपने जेड की वैल्यू रख दी एक्स प्लस आई वाई, और एफ 0 का मान आपका 0 है, जिससे -0 से आपको कोई मतलब नहीं हो रहेगा। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह देख ली। और इसके बाद आपने क्या देखा कि एक्स प्लस आई वाई से एक्स प्लस आई वाई आपका कैंसल आउट हो गया। इसके बाद आपका बचा एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। तो ये आपकी लिमिट आ गई है। अब इस लिमिट को आपको सॉल्व करना है, ये आप मतलब कि रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हो, और टू वेरिएबल को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करा जाता है, आपको एक पाथ लेना पड़ता है। तो पाथ आपने लिया अलोंग द पाथ
बाई बराबर एम एक्स। इसमें आपने क्या किया, फिर आपने रखा एफ डैश जीरो, आपने बाई बराबर एम एक्स आपने पुट कर दिया। तो यहाँ पे आपने बाई बराबर एम एक्स जैसे पुट किया तो आपका हो जाएगा एम की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन में क्या हो जाएगा एम की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 10। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने एक्स की पावर 4 आपने कॉमन ले लिया तो आपका बचा क्या 1 प्लस एम की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 6 और ऊपर एक्स की पावर आपकी जो एक्स की पावर जो थी एक्स की पावर 4 से आप कैंसिल आउट कर दोगे तो आपको बचेगा एक्स की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 2 है तो ये एक्स की पावर 7 है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ऊपर बचेगा एक्स क्यू, जिसमें एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी जीरो। तो आपने ये पाथ आपने लिया बाई बराबर एम एक्स। आप एक और पाथ ले सकते हो अलोंग द पाथ, आपको दे रखा है यहाँ पे एच होगा तो पाथ बाई की पावर 5 बराबर एक्स की पावर 2। तो ये आपने पाथ लिया मतलब कि एक्स बराबर वाई की पावर 5/2। आपका वो सर ये हमने पाथ कैसे लिया आपको बता देते हैं तब भी कि आपको यहाँ पे दे रखा होता है एक्स की पावर 4 बराबर आप ले सकते हो बाई की पावर 10, तो जिससे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बाई की पावर 5/2। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है क्या एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो आपका कैसे निकलेगा, अब आपने पुट कर दिया आपने एक्स बराबर वाई की पावर 5/2, तो आपने यहाँ पर पुट करोगे तो आपका आ जाएगा बाई की पावर 5 और नीचे बाई की पावर 10 और बाई की पावर 10। तो आप जैसे पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो लिमिट का मान आ गया आपका 1/2। आप देख सकते हो एफ डैश जीरो का मान आपने जब एलोंग बाई बराबर एम एक्स लिया था या फिर बाई बराबर एक्स लिया था तब आपकी जीरो आया था, और जब आपने बाई की पावर 5 और एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिया था पाथ तब आपका आया 1/2। तो आप देख सकते हो कि आपका एफ डैश जीरो जो है डज नॉट एग्जिस्ट है, यहाँ पे जीरो कर लीजिएगा। इसलिए द एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन पे ये आपका एनालिटिक नहीं होगा। आता है हैंस एफ जेड इज नॉट एनालिटिक इन ए रीजन इंक्लूडिंग द ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन इंक्लूडिंग करने पर ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होता है। तो आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सो दैट द फंक्शन एफ जेड बराबर ई की पावर माइनस जेड की पावर -4 जेड नॉट इक्वल टू जीरो, एफ जीरो बराबर जीरो इज़ नॉट एनालिटिक एट जेड बराबर जीरो। जेड बराबर जीरो पर ये एनालिटिक नहीं है कि आल्दो द सीआर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट, मतलब जेड बराबर जीरो पर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको एफ जेड बराबर मानना पड़ेगा ई की पावर माइनस जेड की पावर -4 जेड नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपको दे रखा है। तो इसको आप लिख सकते हो जेड की पावर -4 को ई की पावर -1 अपॉन जेड की पावर 4, जेड की पावर 4 को आप लिखोगे 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई। इसको आप लिख सकते हो यू एक्स कोमा वाई प्लस आई बी कोमा एक्स कोमा वाई। तो आप देख सकते हो आपको क्या करना है, पुटिंग बाई बराबर जीरो रियल पार्ट एंड इमेजिनिंग पार्ट आर सेपरेशन। अब आपको क्या देखना है कि इसमें आपको रियल पार्ट और इमेजिनिंग पार्ट आपको मतलब कि सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हमने जब बाई बराबर जीरो लिया तो अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तब आपका आ जाएगा यू एक्स कोमा जीरो का मान, मतलब कि जब हमने बाई जीरो लेंगे तो आपका यू एक्स कोमा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये यू एक्स कोमा जीरो, तो आपका हो जाएगा ई की पावर -1 अपॉन एक्स की पावर 4 कोमा बी एक्स कोमा जीरो का मान आपका आ जाएगा जीरो, क्योंकि इसमें इमेजरिंग पार्ट इसमें एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें इमेजरिंग पार्ट का मान आपने क्या कर दिया जीरो कर दिया है, जिससे आपका रियल पार्ट और इमेजरिंग पार्ट का आपका सेपरेशन हो गया, मतलब यू एक्स कोमा जीरो और वी एक्स कोमा जीरो का मान आपका निकल आया। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझिएगा। अब आप क्या करोगे, पुटिंग एक्स बराबर जीरो, जब इसमें एक्स बराबर जीरो पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तब आपका यहाँ पे इमेजरिंग पार्ट बचेगा। सॉरी, यहाँ पे इमेजरिंग पार्ट क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि अपॉन में आई की पावर 4 हो जाएगा और आई की पावर 4 का मान आपका हो जाएगा +1, क्योंकि आपको पता है आई स्क्वायर का मान आपका होता है -1 और आई स्क्वायर एक और हो जाएगा तो माइनस +1 हो जाएगा। इसीलिए आपका यू जीरो कोमा वाई का मान आ जाएगा ई की पावर -1 अपॉन वाई की पावर 4 और बी जीरो कोमा वाई का मान आपका आ जाएगा जीरो। इसके बाद आपको क्या करना है, एट जेड बराबर जीरो पर आप इसका मतलब कि चेक करिएगा कि तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करिएगा। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए आप देखोगे डेल यू ओवर डेल एक्स निकालोगे, जिसका फार्मूला आपको पहले से पता है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो यू एक्स कोमा जीरो माइनस यू जीरो कोमा जीरो अपॉन एक्स। तो आप जैसे ही वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपका आ जाएगा ई की पावर -x ई की पावर एक्स की पावर -4 -0 अपॉन एक्स। आप कहोगे सर इसका मान जीरो कैसे हो गया, यू जीरो कोमा जीरो का मान। तो आप जैसे ही यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ई की पावर -इन्फिनिटी, ई की पावर -इन्फिनिटी का मान आपका होता है जीरो। ये बात आपको पहले से पता होगी। तो आपको जैसे इस लिमिट को आपको सोल्व करना है, इस लिमिट को आपको हम एक बार सोल्व करके समझा देते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो इसको हम समझाते हैं कैसे, कि इसमें जो ई की पावर -x की पावर 4 है तो इसको हम ले आएंगे ई की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को अपॉन में।
तो जैसे ये अपोन में आ गया, इसके बाद इसका खोलेंगे फार्मूला, ई की पावर एक्स का फार्मूला 1 + 1/x की पावर 4 + 1/x की पावर 8 हो जाएगा। और साथ में आपका क्या हो जाएगा, ये x है तो x का अंदर आप मल्टीप्लाई करिएगा, x का आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये सभी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अपोन में क्या हो जाएगा, 0 + इन्फिनिटी, मतलब कि 1/∞, और 1/∞ का मान आपका होता है 0। मतलब क्या हुआ कि आपका del u / del x का मान आपका कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार आप del u / del y निकालोगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, u 0, y - u 0, 0/y। तो जैसे ही आप ये पुट करोगे तो आपका आ जाएगा e की पावर माइनस y और y की पावर -4 - 0/y। आप देख सकते हो, आप निकाल चुके हो किसका मान, u 0, y का मान, जैसे देख सकते हो ये आप निकाल चुके हो, ये वैल्यू आपने पुट करी। इसके बाद आप इसको जैसे लिमिट को सॉल्व करोगे इसकी सहायता से, सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, तो इसका मान भी आपका आएगा 0। इसी प्रकार आप निकालिएगा del v / del x। जैसे ही आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 vx, 0 - b 0, 0/x। इसको आप जैसे ही रखोगे तो bx, 0 का मान आपका 0 है और u 0, 0 का मान भी आपका 0 है। तो 0 - 0/x कितना हो जाएगा आपका 0। ये बात आपने अच्छी तरीके से देख ली। इसके बाद आप देखोगे del v / del y, तो इसका मान आप देख सकते हो, इसका मान कैसा आएगा, v 0, y - b 0, 0/y। आप जैसे ही इसको वैल्यू पुट करोगे तो आप देख सकते हैं इन दोनों की वैल्यू आपकी 0 है, इन दोनों की वैल्यू 0 आएगी तो इसका मान भी 0 आएगा। इससे आप देख सकते हो del u / del x बराबर del v / del y आपका आ गया है, और del u / del y बराबर आपका आ गया है माइनस का del v / del x। तो आप लिख सकते हो हैंस CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइंग, मतलब कि CR इक्वेशन तो यहाँ से आपको सेटिस्फाई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये CR इक्वेशन आपकी बन गई है, क्योंकि सभी के मान 0 हैं, तो 0 के कारण ये सभी आपस में बराबर हैं। और साथ में माइनस चिन्ह भी लगा सकते हो किसी भी 0 में, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ तो हमें पता लगी, ये CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब ये चेक करना है कि इसमें डिफरेंशिएबिलिटी या फिर कॉन्टिन्यूस का फंक्शन आपको चेक करना है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं तो आपको दे रखा है, चूँकि fz बराबर क्या दे रखा है, e की पावर z की पावर -4। तो हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे z का, z बराबर r e की पावर i π/4। जैसे आपने कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं जिस पे ये पता चल जाए कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इस पे देखते हैं, जैसे कि हमने रखा है, इसमें जैसे पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा e की पावर r की पावर -4 इंटू e की पावर -i π/4, क्योंकि 4 पावर में तो 4 से अपोन की पावर आपकी कैंसल आउट हो जाएगी, जैसे आप जैसे पुट करोगे z की जगह। आपने ये चीज़ अच्छी तरह समझ ली। इसके बाद आपको पता है e की पावर -i π का मान आपका होता है कहते हैं 1, तो इसलिए आपका मान आ जाएगा e की पावर r की पावर -4, और r की पावर -4 को आप लिख दोगे e की पावर 1/r की पावर 4। इसके बाद आप देख सकते हो, यदि हम r को 0 लें तो आपके z का मान 0 होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो r का मान 0 करते हैं तो आपका z का मान भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही आपका 0 हो जाएगा और r का मान जैसे 0 लोगे तो fz का मान आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्यों, e की पावर 1/0 हो जाएगा, तो e की पावर 1/0 e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी का मान आपका होता है इन्फिनिटी। और आपसे इससे पहले बताया था e की पावर -इन्फिनिटी का मान आपका होता है 0। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से नोट करिएगा। तो इसके बाद आपको देखना है कि fz का मान आपका इन्फिनिटी हो रहा है, तो आप लिख सकते हो हैंस fz इज़ नॉट एनालिटिक एट x बराबर 0, या फिर आप कह सकते हो z बराबर 0 पे। z बराबर 0 पे आपका क्या है, ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो आप कह सकते हो सो fz इज़ नॉट एनालिटिक, आपका मतलब कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसलिए आप लिख सकते हो fz इज़ नॉट एनालिटिक एट ऑरिजिन आल्दो द CR कंडीशन आर सेटिस्फाई। क्वेश्चन 9 आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका कई बार एग्जाम में 4 नंबर में आपके सामने आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इसमें आपको दे क्या रखा है, इफ़ fz बराबर x की पावर q इंटू वाई कोष्टक में y - i x अपॉन x की पावर 6 प्लस y स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। और आपको दे रखा है z इज़ नॉट इक्वल टू 0, f0 बराबर 0। प्रूफ दैट आपको करना है fz - f0 अपॉन z टेंड टू 0, इसका मान आपका 0 है एलोंग एनी रेडियस वेक्टर। आप किसी भी रेडियस वेक्टर्स पे आप चेक करिएगा, लेकिन वट नॉट एज z बराबर 0 इज एनी मैनर, मतलब z बराबर 0 पे इसका मतलब कि एनालिटिक ये नहीं होगा। तो आप मतलब कि z बराबर 0 पर ही इसको आपको चेक करना है। तो आप कैसे करोगे, आपको fz आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझिएगा, इसका मतलब हम समझाएंगे लास्ट में। तो आप fz पे वैल्यू आपको दे रखी है, गिवन है ये। इसके बाद आप निकालोगे f'0, तो आप f'0 आप देखिएगा आपके सामने क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंड टू 0 fz - f0 अपॉन
जेड, जैसे कि आपने ये पुट कर दिया। इसके बाद आपने एफ जेड की वैल्यू आपने पुट करी, एफ जेड की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, और आपने नीचे आपने जेड की वैल्यू आपने पुट कर दी एक्स प्लस आई वाई, और जीरो तो है ही, एफ जीरो का मान आपका कितना आ जाएगा, जीरो। जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे, क्योंकि जीरो माइनस जीरो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से नोट कर ली। इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आपको देखेंगे ऊपर नीचे आप यदि इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो इसमें आई का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इनमें, तो आपका हो जाएगा ये एक्स प्लस आई वाई। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से नोट करिएगा, क्योंकि आप जैसे इसके अंदर आई का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर का मान आपका हो जाएगा माइनस का 1, मतलब कि आई स्क्वायर का मान आपका होता है माइनस का 1, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से नोट करिएगा, जिससे ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, और नीचे आपका हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे हमने ओनली कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने माइनस 1 का गुणा किया और आई स्क्वायर का इसके अंदर मल्टीप्लाई किया। ये चीज़ आप समझिएगा, मतलब क्या हुआ, इसमें आई स्क्वायर का मान -1 होता है ना, तो इसको ये खोलेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में, -1 और आई स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया, आई का मल्टीप्लाई जैसे ही इसके अंदर किया, आई का मल्टीप्लाई जैसे ही इसके अंदर किया, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई। इस चीज़ को आप समझिएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई से एक्स प्लस आई वाई आपका कैंसल आउट हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, लिमिट जेड टेंड टू 0 माइनस आई एक्स की पावर 3 इंटू वाई अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको करना है एट जेड बराबर 0 पर, मतलब कि आपको अलोंग ये कुछ नहीं करना, एट अलोंग द लाइन बाई बराबर एम एक्स। अब मतलब आपको किसी पाथ के अकॉर्डिंग इस लिमिट को सॉल्व करना है, तो आपने बाई बराबर एम एक्स इसके अंदर पुट किया, तो जैसे ही आप इसको पुट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। जैसे ही आपको कैलकुलेट करना आता है आप इसको देख भी सकते हो। इसके बाद आपका क्या होगा, आपका निकालोगे जेड मूव अलोंग द लाइन बाई बराबर एक्स क्यू। आप देख सकते हो नीचे से हमने इक्वल कर दिया, एक्स की पावर 6 को हमने बाई स्क्वायर के बराबर इक्वल कर दिया, जिससे बाई का मान आपका आ गया एक्स क्यू। तो आप जैसे इसके अंदर पुट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा, जैसे इसके अंदर पुट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा एक्स क्यू अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6, तो इसका मान आपका आ गया माइनस का आई अपॉन 2। आप देख सकते हो इन दोनों की वैल्यू आपकी अलग अलग आई है, एफ डैश 0 का मान इसमें भी अलग आया और इसमें भी आपका अलग आया है। तो आप देख सकते हो हैंस एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, आपका ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो दैट एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड बराबर 0, तो आपका ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो आप लिख सकते हो सो एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड टेंड टू 0 along any radius vector but not as z tend to 0 is any manner। ये नीचे आप लैंग्वेज लिख सकते हो ऊपर से मतलब क्वेश्चन में से उतार कर। ये बात आपको समझ में आ गई है कि ये आपके एनालिटिक नहीं है। इसी से सेम टू सेम एक और क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं, इसको आप खुद देखिएगा। इसको आप देख सकते हो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप देख सकते हो अपने एग्जाम के मतलब कि पुराने साल के पेपर देखकर। तो एफ जेड बराबर आपको दे रखा है एक्स इंटू वाई की बाई स्क्वायर, क्वेश्चन में एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो आपको देख सकते हो प्रूफ दैट एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड टेंड टू 0 along any radius vector but not as जेड टेंड टू 0 इज एनी मैनर। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आपको सेम टू सेम काम करना है, आपको एफ जेड आपको लिखना है, फिर आपको एफ डैश 0 आपको निकालना है। एफ डैश 0 आप निकालोगे लिमिटेड जेड टेंड टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड। इसमें आप जैसी वैल्यू पुट करोगे तो इसके बाद आपका एक्स प्लस आई वाई से एक्स प्लस आई वाई आपका अगले स्टेप में आपका कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद आपकी ये लिमिट बचेगी, इस लिमिट को आपको सोल्व करना है बाई बराबर एम एक्स पे पहले। तो बाई बराबर एम एक्स पे एफ डैश 0 चेक करोगे तो उसका मान आपका आ जाएगा 0। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जेड मूव अलोंग द कर्व एक्स बराबर वाई स्क्वायर, ये आपको कैसे करना है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई की पावर 4 हो जाएगी, जिससे आपका एक्स का मान निकल आएगा वाई स्क्वायर। तो आप एक्स बराबर वाई स्क्वायर पुट कर दीजिएगा और वाई की लिमिट आप लगा दीजिएगा बाई 10 टू 0। इसको आपने जैसे सॉल्व किया तो आपके सामने आ जाएगा इसका मान 1/2। तो 1/2 आपके जैसे इसके सामने मान आ गया तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, एफ डैश 0 का मान 0 कब आया था, अलोंग द पाथ वाई बराबर एम एक्स पर, और 1/2 आपका कब आया था, अलोंग द पाथ एक्स बराबर वाई स्क्वायर को। ये वाला क्वेश्चन आपको हमने इसलिए बता दिया थोड़ा बहुत जिससे आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। और हैंस एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट सो दैट एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड टेंड टू 0। सो एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड टेंड टू 0 अलोंग एनी रेडियस वेक्टर वट नॉट एज जेड टेंड टू 0 एनी मैनर। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था, ये चीज़ आपने नोटिस करी क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप समझना है इसके अंदर करना क्या है, इसका क्वेश्चन का मतलब मीनिंग समझना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट और 12 और ये सभी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप देखिएगा इसमें क्या क्या कह रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड
डू द फंक्शन w डिफाइंड एज द फॉलोइंग इक्वेशन चीजेस टू बी एनालिटिक। ये आपका चीजेस कब कौन सी वैल्यू पर, मतलब कि जेड की कौन सी वैल्यू पर w जो है वो एनालिटिक नहीं है, ये आपको निकालना है। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा ये, मतलब कि आपको जेड बराबर आपको दे रखा होगा और डब्ल्यू बराबर आपको दे रखा होगा। तो आपको जेड को अब आपको सोल्व करना है अच्छी तरीके से, जिससे आप डब्ल्यू के टर्म में आपको जेड को लेके आना है। तो आप ये सब काम कैसे करोगे इसको आप देखिएगा। जेड बराबर आपको दे रखा होगा ये, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पता है कि साइन आई थीटा का मान आपका होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और कोस आई थीटा का मान होता है कोस हाइपरबोलिक थीटा। तो ये जैसे ही आप वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो आप देख सकते हो साइन हाइपरबोलिक का मान आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे अपॉन में आई आ जाएगा जैसे कि आपने देखा, और कोस हाइपरबोलिक थीटा का मान आपका हो जाएगा कोस आई थीटा, कोई कोस आई यू हो जाएगा क्योंकि यू ऊपर दे रखा है। तो जैसे ही आपको पता है 1 आई का मान आपका हो जाएगा माइनस का आई, क्योंकि ऊपर नीचे आपने आई का मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लोगे। माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा साइन आई यू इंटू कोस बी माइनस कोस आई यू इंटू साइन बी। जैसे ही आप देख सकते हो अंदर आपका फार्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का आप जैसे फार्मूला लिखोगे तो लिखा है आई यू माइनस बी, तो आप इसको आप लिख सकते हो माइनस चिन्ह मतलब कि आई आप कॉमन ले लेना। इसमें से आप जैसे ही आई कॉमन लोगे तो आपका अंदर बचेगा u प्लस आई वी, और u प्लस आई वी आपको w दे रखा है, इसको आप लिख दोगे w। तो आपको पता है साइन आई थीटा आपका क्या होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो आपको पता है आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका अगली स्टेप में आपका हो जाएगा प्लस। तो जेड का मान आपका आ गया है साइन हाइपरबोलिक u, तो साइन हाइपरबोलिक w। तो आप इसको आप लिख सकते हो w बराबर आपका लिख सकते हो साइन हाइपरबोलिक जेड। तो आप करोगे इसका आप पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करोगे जेड की रिस्पेक्ट में, तो आपका आ जाएगा 1/√1 में 1 प्लस जेड स्क्वायर। आपने ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से नोट कर ली, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का आपका ये मतलब कि आपका डिफ्रेंसिएशन होता है। इसके बाद आप लिखोगे नाउ W इज़ नॉट एनालिटिक। W कब एनालिटिक नहीं होगा, जब आपका जो नीचे वाला फंक्शन है आपको इसको जीरो कर दो, जिसका इसका मान क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आप इसको जैसे ही जीरो रखोगे 1 प्लस जेड स्क्वायर बराबर जीरो को, तो जेड का मान आपका आ जाएगा प्लस माइनस आई, क्योंकि जेड स्क्वायर बराबर आपका -1, तो जेड का मान आपका आ गया प्लस माइनस आई। तो इससे आप कह सकते हो कि जेड बराबर प्लस माइनस आई पर W जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। ये इसका सबसे मेन क्वेश्चन था, सबसे 11 का फर्स्ट पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ये दे रखा है जेड और W आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन में आप करोगे जेड की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम वैसे उतारोगे। इसके बाद आपको कोस हाइपरबोलिक बी का मान आपको फिर रखना है, आपको कोस आई थीटा, मतलब कि आपका हो जाएगा कोस आई बी, और प्लस का 1/आई इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि आपने साइन हाइपरबोलिक बी का मान आपने रखा है, तो 1/आई आ जाएगा और साइन आई बी आ जाएगा। तो आई से आई आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तब आपका ये फार्मूला जो बनेगा ये बनेगा साइन ए प्लस बी का, और आपको दे रखा है यू प्लस आई बी का मान आपको डब्ल्यू दे रखा है। तो आपने जैसे ही डब्ल्यू यहाँ पे पुट किया तो आपका फार्मूला बन जाएगा जेड बराबर साइन डब्ल्यू। तो यहाँ से आपने डब्ल्यू का मान निकाला तो डब्ल्यू का मान आपका आ जाएगा साइन इनवर्स जेड। तो इसका आप करोगे पार्शियली डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू, आप यहाँ पे जेड करिएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड। आप जैसे करोगे डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड का मान आपका आ जाएगा 1/√1 माइनस जेड स्क्वायर। इसके बाद आप करोगे नाउ डब्ल्यू इज नॉट एनालिटिक। आपका डब्ल्यू किस वैल्यू पे एनालिटिक नहीं है, तो आप करोगे नीचे की वैल्यू को आपको 0 के बराबर आपको कर दें। जेड स्क्वायर का मान आपका आ जाएगा 1, और जेड स्क्वायर का मान आपका 1 आ गया। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे जेड बराबर √1, और √1 का मान आपका आ गया +-1। तो आप देख सकते हो जेड की +-1 वैल्यू पर आपका ये फंक्शन आपका क्या है एनालिटिक नहीं है। ये चीज़ आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इसमें पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड द फंक्शन W डिफाइंड बाई जेड बराबर log रो प्लस आई फाई, वेयर W बराबर आपको दे रखा है रो कोष्टक में cos फाई प्लस आई साइन फाई, चीज़ टू बी एनालिटिक। आपको फिर वही वैल्यू आपको निकालनी है जेड की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दे रखा है जेड की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दीजिएगा, और W बराबर को आप सेकंड इक्वेशन दीजिएगा। तो आप W बराबर को आप सोल्व करिएगा, तो आपको पता है cos फाई प्लस आई साइन फाई का मान e⁻आई होता है यूलर्स थ्योरम से। तो आपको पता है रो को आपने डिवाइड में भेज दिया, तो आपका हो गया W/रो बराबर e⁻आई, और जैसे ही आप आई फाई का मान निकालोगे तो आपका हो जाएगा log रो अपॉन W/रो, जैसे कि आपने अच्छी तरीके से नोट कर लिया। ये हमने आई फाई का मान इसलिए निकाला कि जिससे आप इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर सको। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप जैसे ही पुट करोगे तो आपके सामने फार्मूला बन के आ जाएगा जेड बराबर log रो प्लस log W/रो।
आप जानते हो कि log m अपॉन n का फार्मूला होता है log w माइनस log रो। तो आप देख सकते हो इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे बचेगा z बराबर log रो। तो आप देख सकते हो w बराबर आपका आ जाएगा e की पावर z। इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन log मतलब डी डेल w ओवर डेल z, तो इसका मान आपका आ जाएगा e की पावर z। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंस डेल w ओवर डेल z का मान आपका क्या आ जाएगा, विल बी फाइनाइट, मतलब कि इसका मान हमेशा फाइनाइट रहेगा। सो अलोंग एज रो इज फाइनाइट, मतलब कि आपका जो रो है उसका मान कोई भी आपका एनालिटिक में, मतलब कि कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगी जेड की जिससे डब्लू आपका एनालिटिक ना रहे। डब्लू इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इज एनी फाइनाइट रो, मतलब कि रो आपका फाइनाइट वैल्यू है तो आपके सभी मतलब कि जेड के लिए आपका डब्लू एनालिटिक होगा, मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिस पे आपका डब्लू आपका एनालिटिक नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन था, तो इसको आपने समझ लिया होगा। आप दोबारा भी इसको देख सकते हो कि आपका फाइनाइट वैल्यू है, ये ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिस पे जेड का मान आपका इन्फिनिटी दे सके। ओनली जेड बराबर इन्फिनिटी पे ही आपका इन्फिनिटी दे सकता है और कोई वैल्यू आपकी नहीं हो सकती है। तो आप कह सकते हो क्या कि जो भी आपका 11 और 12 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन में यही पूछा गया है जेड की कौन सी वैल्यू पर आपका ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कई बार एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन में आपका आया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से नोट करिएगा और इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका खींच सकते हो। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके